Yes, good morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, उस अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है ये 2 to 3 मार्क्स का है और यहां से मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। यहां से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं आया करते हैं और जो मैक्सिमम 5 मार्क्स का वो तो आ नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका चैप्टर, इजी चैप्टर है और आप लोगों को समझने वाली चीजें हैं सारी की सारी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो 1 to 7 चैप्टर में पढ़ा है उसका रिवीजन है, होना भी तो यही चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए लास्ट फर्स्ट बुक के चैप्टर में, वही कंक्लूजन है इस चैप्टर का। नाम से भी क्लियर हो रहा है। देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगा। सेकेंड चीज है मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करेगा और एक वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों वर्क करेंगे और एक वेव कंस्ट्रक्ट करते होंगे जिसकी एक प्रोपेगेशन डायरेक्शन होती होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्या। हम लोगों को ये चीज सबको पता है कि जो स्टैटिक चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज या स्टेबल चार्ज, वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करता हुआ एनर्जी का ट्रांसफर करता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्लियर। फर्स्ट चीज ये पढ़ी थी हम लोगों ने। सेकंड चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर आप लोगों के पास में मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। और अगर आप लोगों के पास में इस मूविंग चार्ज को अगर हम लोग, ये जो मूविंग चार्ज है इसको हम लोग अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रख दें, किसके साथ में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करता है और यही काम अब हमारा बच गया है। ये चैप्टर 6 से पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि मूविंग चार्ज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का सबसे पहले काम किया था फेराडेज ने और वहां से ईएमएफ जनरेट हुआ था और हमारा काम स्टार्ट हुआ था वहां से, ठीक है ना। तो मूविंग चार्ज अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दोनों जनरेट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारा। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज के साथ वेरिएबल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बताया इसको चीज को साइंटिस्ट फैराडे ने। क्लियर। अब इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी है इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कि इन 1837 में साइंटिस्ट आया था दूसरा जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। फुल नेम क्या था, फैराडे का नाम कंप्लीट। अब आ गया कौन सा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल बोलता है कि अभी तक जो फैराडे ने चीजें बताई है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, वाइस वर्सा केस, कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। तो उसने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने डिफरेंट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के एक्सपेरिमेंट्स किए और एक कंक्लूजन पे पहुंचा वो कि ये भी पॉसिबल है क्या कि अगर वेरिएबल
वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, कैसे करता है वो आगे आगे डिटेल में हम लोग देखते जाएंगे, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आ गई अब हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उसी स्टैटिक चार्ज पर आपको सेकंड चैप्टर में ले गया जहां पोटेंशियल के बारे में बताया। उसी चैप्टर पर बेस्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्ड चैप्टर था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ले गया। उसमें आपको ओम्स लॉ, डिफरेंट डिफरेंट लॉज कैसे वर्क करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके फिर बाद में प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर, ये सब चीजें बता दी उसने स्टैटिक चार्ज से। फोर्थ चैप्टर आ गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। वहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना चालू कर दिया कि गाउस लॉ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये सब चीजें उसने आपको यहां से बताना चालू कर दी। चैप्टर 4 और 5 इसमें चलाया। फिर चैप्टर 6 में आकर के बोलने लग गया कि अब ये जो मूविंग चार्ज है, इस मूविंग चार्ज के साथ एक ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म जनरेट हुआ है। अब इसको वेरिएबल करते जाओ। तो वेरिएबल करते गए तो हम लोगों ने देखा था वहां पर एडी करंट्स जनरेट हुए थे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से, चैप्टर नंबर 6 बता रखा है। तो मूविंग चार्ज और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को अगर मिला देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होते हैं, जहां से ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है। E इक्वल्स टू जो वीबीएल डेरिवेशन है, आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 6 का E इक्वल्स टू वीबीएल, वो आया ही तब था कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिखा था QE और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लिखा था QVB, और QE और QVB को इक्वल करा था, तब जाकर के मेरा E इक्वल्स टू वीबीएल आया था, याद हो तो आपको। तो मूविंग चार्ज और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये यहां तक की कहानी खत्म, फैराडेज भाई साहब खत्म। अब आ गया चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या बोला इसने, चीज ही उलट दी, बिल्कुल उल्टी कर दी। ये बोलता है क्या कि 1837 के अंदर साइंटिस्ट आया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने बोला कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, दैट मींस ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल होना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाना चाहिए। ये काम उसने इस चैप्टर में एक्सप्लेन करा है पूरा। क्लियर है? तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इस पर बेस्ड उसने 4 इक्वेशंस दी, जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो स्टार्ट करें चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये लिखना और ये समझना कि अब हम लोग चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, चलते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, करें आगे। अब देखना, इसके आगे की कहानी स्टार्ट होती है मैक्सवेल इक्वेशन से, क्योंकि वही उसी ने डिस्कवर किया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो उसी पर बेस्ड अब हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या किए, ये 4 इक्वेशंस है। देखो, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है उसको फिजिक्स के अंदर सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट बोलते हैं। स्मार्ट कौन होता है, जो शुरू से क्या होगा कि कोई मेहनत और कर रहा है, मेहनत करके उसने फसल खड़ी कर दी और बाद में फसल काट करके लेगा। एक वो कहावत है ना, वो कहावत बिल्कुल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की लगती है। कि कूलाम आया साइंटिस्ट, कूलाम ने चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। फिर गाउस आया, गाउस ने बताया। फिर एम्पियर आया, एम्पियर सर्किटल लॉ आया, उसने बताया। देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बायो-सावर्ट लॉ आया, सब आए। इसने क्या करा मैक्सवेल ने, ये जितने भी साइंटिस्ट आए ना, इन सबको उठाया और सबको एक साथ मिला दिया और उसके बेसिस पर खुद की इक्वेशन दे दी। सोचो, मेहनत कोई और करके आया, खा कोई और रहा है। तो वही वाला काम है कि मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 4 इक्वेशन है। तो सेम चीज जो कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस है, उनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है यहां पर मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। बेस्ड है किस पर,
बेस्ड ऑन गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, पता ही है आप लोगों को गाउस लॉ क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर क्या होता है गाउस लॉ? क्लोज इंटीग्रेशन हो अगर किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ, सरफेस इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया इंटीग्रल के साथ में अगर क्लोज इंटीग्रेशन है विच इज इक्वल टू नेट चार्ज, उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम, यही तो गाउस लॉ था, यही तो था। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द एनक्लोज सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द एनक्लोज्ड सरफेस विल बी 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। ये देखो वही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसने क्या नया किया मैक्सवेल ने इनको कंक्लूड किया, इसको सबको कंक्लूजन दिया है कि क्यों ये इक्वेशंस काम आई है, क्यों बनी हुई है। इसलिए मैक्सवेल को प्रायोरिटी दी जाती है जब फिजिक्स में हम लोग फिजिसिस्ट की बात करते हैं, साइंटिस्ट की बात करते हैं। मैक्सवेल को प्रायोरिटी देने का रीजन है कि गाउस जो था उसने क्या बोला, उसने ये लॉ दिया और उससे रिलेटेड उसने एप्लीकेशंस को समझा दिया, लेकिन जो कंक्लूजन देने का काम था, जो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, वो काम क्या था मैक्सवेल ने। तो क्या कंक्लूजन है बेटा इसका, स्टेटमेंट लिख ही लोगे आप लोग इसका। अब देखो कंक्लूजन, फर्स्ट उसने कंक्लूजन बताया गाउस लॉ के बारे में कि जो गाउस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये इक्वेशन अबव इक्वेशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो चार्ज मेरा चाहे 1 घंटे में फ्लो हो चाहे 10 घंटे में फ्लो हो, मतलब चार्ज की स्पीड अगर कुछ भी हो तो टाइम से डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब वो कितना भी टाइम ले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करने ही वाला है। गाउस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज जो है वो टाइम पर डिपेंड होकर के मैक्सिमम एनर्जी को ट्रांसफर कर दे और कुछ टाइम के बाद में अपनी सारी एनर्जी का लॉस कर दे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे ही नहीं। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता ना। चार्ज है तो इस चार्ज के आगे आप अभी देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप 10 घंटे बाद देखना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आप 1 साल के बाद देखना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, 100 साल के बाद देखना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इसी टाइम तक रहेगा। क्लियर है ना? कहने का मतलब समझना क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि मैक्सवेल ने बोला कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है कि फ्लक्स हमेशा होगा। कब होगा फ्लक्स? कि टोटल बाई चार्ज उसका 1/ε टाइम होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होगा कि फ्लक्स निकलना बंद हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ही नहीं, बिल्कुल रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर? सेकंड चीज उसने बोली है प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है नेवर फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसके ऊपर मैंने देखो क्लोज इंटीग्रेशन लगा रखा है। अगर क्लोज इंटीग्रेशन होता तो सोचो कि चार्ज से निकलता प्लस क्यू से आउटवर्ड और माइनस क्यू में आता तो ये क्लोज लूप बन गया ना क्लोज लूप। तो अगर ये क्लोज लूप बन जाता तब तो बताओ मुझे टोटल इस सर्कल के अंदर या इस स्फीयर के अंदर ओवरऑल चार्ज जो रहता वो कांस्टेंट हो जाता, तो वैल्यू जो आती है वो क्या आती? 0 आ जाती। तो इस E डॉट ds की वैल्यू क्या आ जाती? 0 आती। कि जितना भाई यहां से इमिट हो रहा है उतना का उतना ही यहां एंटर हो रहा है। तो मैंने 5 कूलम चार्ज दिया, सामने वाले ने भी 5 कूलम एक्सेप्ट कर लिया, दोनों मिलकर के टोटल न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल हो गए तो 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या आएगा समझ में? यस और नो बोलो भाई। यस सर। क्लियर ना? ले लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार और फिर हम लोग मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब है मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। ये किसके लिए है? बेस्ड ऑन गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो क्या होगा, देखना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी डॉट डीएस। बी डॉट डीएस होगा तो यहां पर जो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, अब की बात ये मूविंग चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 होते ही आंसर कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस इक्वल होगा किसके? 0 के। क्यों होती है कहानी कि अगर मैग्नेट ड्रॉ कर लें, ये बार मैग्नेट है मेरा, तो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो स्टार्ट होती है एन से एंड एंडेड होती है एस पर, सेम एन से एस तक, और इनसाइड दी मैग्नेट होती है फ्रॉम एस टू एन। तो एस टू एन होती है। तो यहां पर वही दोनों कंक्लूजन काम आ जाने चाहिए कि फर्स्ट चीज तो कि सर देखो टाइम इंडिपेंडेंट है, ये भी टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टैटिक चार्ज जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ही मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और ये दोनों के दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे डिपेंड करेंगे ही नहीं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पजेस करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिक को करेगा, मूविंग मैग्नेटिक को करेगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट ये भी है। सेम कंक्लूजन उसके बारे में। सेकंड भी सेम या डिफरेंट? अब की बात डिफरेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये वर्ड हट जाएगा नेवर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज लूप, या मैं अगर इस नेवर की जगह वर्ड लिखना चाहूं तो ये वर्ड लिख सकता हूं ऑलवेज फॉर्म्ड क्लोज लूप। होता ही है, एन से स्टार्ट हुई है, एस पे हुई है, तो जब क्लोज लूप बना रही है, इसी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बनाती है, इस वजह से वो कभी भी वहां 0 नहीं होता। समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन क्या हो गई? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो कंक्लूजन टाइम इंडिपेंडेंट है। सेकंड चीज क्लोज लूप फॉर्मेशन होगा। ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट। डन? ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आता है थर्ड, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। यहां से कहानी चेंज होगी। अब ये किसी और चीज पर बेस्ड होगा। तो देखो आप लोग, आपको लास्ट तक जाते जाते लगेगा कि यार मैक्सवेल कितना स्मार्ट था, जो मैंने लाइन बोली थी ना, वही लगेगा आपको कि स्मार्ट है, जब भी तो उसने सारी चीजों को उठाया और एक साथ लिख दिया और कंक्लूड कर दिया बस। तो थर्ड कहानी आती है मैक्सवेल की, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, स्मॉल लेटर्स में है। ये थर्ड चैप्टर में बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और टीपीडी बता चुका हूं आपको, ठीक है? तो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ क्या है भाई मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है कि जो आप लोगों के पास में कॉइल होती है, ये कॉइल है, इस कॉइल से मुझे अगर इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट करना है, इसके टर्मिनल्स पर, यहां से अगर मुझे ईएमएफ जनरेट करना है प्लस एंड माइनस, तो मुझे ईएमएफ जनरेट करने के लिए इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के एरिया से पास होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा फाई, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर टाइम के साथ चेंज हो जाएगा तो ये जनरेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी ईएमएफ को। यही कहानी थी मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है? यही है।
क्या है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन? वो बोलता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो होता है ये बेस्ड होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स ई जो है मेरा वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल है। और हम लोगों ने देखा था, लेंज ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि वो होने वाले चेंजेस को अपोज करता है। दैट मीन्स यहां पर माइनस साइन इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर है? तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है? बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, या फिर इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं कि ये किस पर है? ये फेराडेज लॉ है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसी चीज को इसने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? अपन तो बात कंक्लूजन की कर रहे हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये थोड़ी पढ़ाना है आपको। मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं वो यही पढ़ा देते हैं, इक्वेशंस लिखवाते हैं बस, इनसे ज्यादा पता ही नहीं होता है। कंक्लूजन है मेन, तो मैक्सवेल ने कंक्लूजन दिए थे, इक्वेशंस तो उन्होंने बता दी थी, तो वही पढ़ लेते, फिर मैक्सवेल को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मेन चीज है कंक्लूजन। क्या था कंक्लूजन? फर्स्ट चीज कि जो ईएमएफ है वो यहां पर टाइम डिपेंडेंट है। पहले कहानी चल रही थी किसकी? टाइम इंडिपेंडेंट की, यहां टाइम डिपेंडेंट की कहानी चल रही है कि ये जो ईएमएफ है मेरा वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी क्या है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ईएमएफ के लिए, कि अगर आप लोग यहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हो, उसको टाइम के साथ वेरी नहीं करते हो, तो टाइम के साथ वेरी नहीं करोगे तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये चीज हम लोगों ने फेराडेज हेनरी के एक्सपेरिमेंट थे, उसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट पे देखी थी हम लोगों ने कि अगर उसमें स्विच में हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे, तो स्विच में चेंज नहीं करने पर वहां जो सेकेंडरी कॉइल थी उसमें करंट की वैल्यू 0 थी। अगर आपको याद होगा तो फेराडे और हेनरीज थर्ड एक्सपेरिमेंट देखना नोटबुक खोल के, उसमें मैंने बता रखा है स्विच ऑन करेंगे तभी करंट का फ्लो होगा, स्विच ऑफ करेंगे तभी करंट का फ्लो होगा। अगर स्विच को कंटिन्यू प्रेस कर रखा है तो कंटिन्यू प्रेस की वजह से वहां सर्किट में कोई भी करंट चेंज नहीं होगा, करंट की वैल्यू 0 आएगी। यही काम तो है कि ईएमएफ भी जनरेट कब होगा? जब वो टाइम डिपेंडेंट होगा, मतलब टाइम को वेरी करना पड़ेगा। टाइम को वेरी नहीं करा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये कहानी बता दी इसने, मैक्सवेल ने, कि उस जो लॉ बता रहा है उसका मतलब है, उसका समझना इस तरीके से है कि टाइम डिपेंडेंट है, टाइम वेरी करोगे तभी ईएमएफ जनरेट होने वाला है। क्लियर? सेकंड चीज क्या बोली इसने? सेकंड चीज बोली इसने कि क्या ये वाइस वर्सा वाला जो केस बोला था मैक्सवेल, वो भी पॉसिबल दिख रहा है क्या यहां पर? वो बोलता है बिल्कुल दिख रहा है। क्या? कि अगर ये आप लोगों के पास में E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी है, तो वो बोलता है कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग और लिखना चाहें सेकंड इक्वेशन को, तो वो बोलता है कि ईएमएफ जो होता है उसके अंदर अगर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डीएल है इसलिए लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं, क्लोज लगा रखा है इसलिए क्लोज लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं। तो ईएमएफ जो होता है वो क्लोज लाइन इंटीग्रल की भी अगर इक्वल हो जाए, मतलब ईएमएफ को चेंज करें हम लोग लेंथ के अलोंग, तब भी आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होने वाला है। तो ये भी उसने एक कंक्लूड किया इस चीज को कि E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डीएल इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ओके, ये है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट। एंड लास्ट फोर्थ है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, उस पर मूव करते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट कहानी है फोर्थ।
नेक्स्ट है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड है। क्या था भाई एम्पियर सर्किटल लॉ? पता है क्या आप लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ समेशन आई। याद है आपको एम्पियर सर्किटल लॉ फोर्थ चैप्टर का? क्या था वो? था फोर्थ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ समेशन आई। ये लिखा था हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में। तो वहां से कंक्लूड होकर आया था कि जो बी डॉट डीएल है वो इक्वल है म्यू नॉट और सिग्मा आई। सिग्मा आई कौन सा करंट होता है? तो बोलते हैं कि कन्वेंशनल करंट होता है या फिर कंडक्शन करंट होता है। ये चीज वहां से निकल करके आई थी। लेकिन वही कहानी आ गई अपने तो कि कंक्लूजन क्या होगा। तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को ही चेंज कर दिया। मैक्सवेल बोलता है जैसे लेंज ने फैराडे सेकंड इक्वेशन को चेंज किया, अपडेटेड वर्जन, वैसे ही मैक्सवेल ने भी फोर्थ एम्पियर सर्किटल लॉ का अपडेटेड वर्जन दिया। क्या बोलता है वो बोलता है कि कंडक्शन करंट जो है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्किट्स के लिए ही पॉसिबल है। अगर मैं एक कैपेसिटर प्लेट लगा दूं कि अगर एक कैपेसिटर है और यहां पर चार्ज अगर दे रखा है मैंने, यहां माइनस है, तो इसको जब मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, ये कैपेसिटर है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दिमाग में आएगा आपकी सर स्विच ऑन किया मैंने, तो स्विच ऑन करने से यहां से करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो हो रहा है। तो सर ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन करंट है या कन्वेंशनल करंट है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? क्लियर? फिर यही करंट यहां से आईसी से पास आउट होकर के वापस टोटल का टोटल यहां इंसर्ट हो जाएगा और टोटल कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन मैक्सवेल नहीं बोलता है। मैक्सवेल बोलता है कि भाई जो कैपेसिटर की प्लेट्स है ना, इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ गैप है। तो गैप में क्या सारा का सारा चार्ज जो है वैसे ही पहुंच जाएगा क्या? हवा में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। वो बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को इंड्यूस करता है। पहली कहानी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? इंड्यूस करता है। दूसरी कहानी कि जब चार्ज की अवेलेबिलिटी है तो चार्ज जहां पर होगा वहां करंट आएगा। जहां चार्ज होगा टाइम के साथ वेरी होगा वहां करंट आएगा। तो जब करंट आने ही वाला है तो इसके बीच में तो कोई ना कोई करंट होगा। तो वो बोलता है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी एक करंट का फ्लो होता है। उस करंट की वैल्यू बहुत मिनिमम होती है, बहुत मिनिमम होती है, लेकिन होती है। तो टोटल करंट थोड़ी ना होगा, ये तो समेशन लगा रखा है तो टोटल थोड़ी ना होगा। टोटल तो ये भी आया। इस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट बोलते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है कि अगर कैपेसिटर है उसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें बैटरी से, तो बैटरी से यहां जो वायर्स हैं वहां से कन्वेंशनल करंट है, कंडक्शन वायर है, तो कंडक्शन करंट का फ्लो कर रहे हैं। बट कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में गैप है, तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में गैप है तो वहां पर चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो चार्ज है मतलब करंट होगा। तो कौन सा करंट होगा? तो यहां चार्ज जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको वर्ड दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि समेशन आई का वर्ड यूज कर रखा है। तो अपडेटेड वर्जन क्या हो गया इसका? देयरफॉर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो है वो म्यू नॉट केवल आईसी के इक्वल नहीं हुआ, अब समेशन हुआ है आईसी प्लस आईडी का। फिर बोल रहा हूं इस आईडी की वैल्यू बहुत मिनिमम होती है, मिनिमम होती है, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। मिनिमम चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए अप्रोक्सीमेशन चलता है फिजिक्स में। लेकिन टोटल की बात कर रहे हो तो टोटल में तो ये आना चाहिए भाई। ये बात बोली थी मैक्सवेल ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का कि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आईसी प्लस आईडी। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? यस और नो? बोलो भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? क्लियर है ना? नो सर। कर लोगे?
तो मैक्सवेल्स Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इस बार इस चैप्टर से ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये बताया मैंने, इसकी वैल्यूज निकलती है, वो हट गया है, डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए इसकी वैल्यूज पे नहीं जाना है। मैक्सवेल्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इस बार, और कल आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज। और एक स्लोगन बताया था मैंने आपको, GX UV IM रेडियो, ये जो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स कैसी होती है, वो कल हम लोग देखने वाले हैं। तो कल की क्लास लास्ट क्लास होगी EM वेव्स के लिए, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन बड़ा टॉपिक था, वो आज कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। कोई भी डाउट आया आप लोगों को देखना और समझने की कोशिश करना कि मैक्सवेल ने कैसे 1 to 7 चैप्टर्स के जो भी लॉस थे उनको कैसे एक साथ कलेक्ट कर करके मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन दे दी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे।